नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। कल की वीडियो मैंने बनाई थी वो हमने सीआरपीएफ के लिए बनाई थी, जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आधे ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे और हमने कहा था कि आप पेपर से पहले अपने सीआरपीएफ के जो आपके पेपर होने वाले हैं उससे पहले इनको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को तो ज़रूर ही मिलेंगे और आप सही आंसर भी करके आएंगे अगर आप ध्यान से इस पीडीएफ को पढ़ेंगे। पहले ही कह रहा हूँ कि पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आप पर्सनल मैसेज भी मुझे कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो इसी के साथ चलिए, कल हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वो डिस्कस हमने किया था कि एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है ना, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये फिलीपींस की राजधानी है मनीला में है। जल्दी जल्दी से कहूँगा, आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों बचेगा। एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? एशिया का मैनचेस्टर जो है वो शंघाई को कहा जाता है, चीन में है शंघाई। अगला क्वेश्चन है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो भी शंघाई में ही है। जहाँ पर मुझे लगेगा कि समझाने की ज़रूरत है वहाँ पर मैं समझाऊंगा, वरना ऐसे ही सुनाता जाऊंगा। 5 फ्लावर झील कहाँ अवस्थित है? वो चीन में है। भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा अलग करती है भारत और चीन को। तिब्बत का पठार चीन में है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4500 मीटर तिब्बत के पठार की ऊंचाई है। किस नदी को चीन का शौक कहा जाता है? चीन का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो वो हांगो नदी को चीन का शौक कहा जाता है। चलिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है दोस्तों कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हिंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो एशिया की सबसे लंबी नदी है वो हमारी कहाँ पर है? चीन में ही है। अब आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी नदी जो है लंबी है। कोरिया प्रायद्वीप पर 2 देश बसे हैं दोस्तों, और आपको नाम बताना है कि वो देश कौन कौन से हैं। तो वो है हमारे उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। अगर हो सके तो ये भी बताए। अच्छा, आगे क्वेश्चन ही डिस्कस कर दिया। चलिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है? तो ये 38 डिग्री समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। एशियन टाइगर में 4 देश आते हैं, वह है तो एशियन टाइगर में 4 देशों को सम्मिलित माफी चाहूंगा। एशियन टाइगर में दोस्तों 4 देशों को सम्मिलित किया जाता है और वो है हमारे दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। इन्हें एशियन टाइगर क्यों कहा जाता है? इन्हें एशियन टाइगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका विकास जो है बहुत तेजी से हुआ है। जैसे कि एक टाइगर की फुर्ती होती है ना, टाइगर की स्पीड होती है, उसी तरह इन्होंने अपने विकास की स्पीड पकड़ी है, विकास में तेजी पकड़ी है, इसलिए इन्हें एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूरज भी कहा जाता है। जब आगे पढ़ेंगे तो आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर हमारा ओसाका को कहा जाता है और एशिया का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। 1997 के क्वेटा ये क्या है? केटा नहीं, क्वेटा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। चलिए छड़िए, क्वेटा प्रोटोकॉल का विषय क्या था? जो 1997 में क्वेटा प्रोटोकॉल हुआ ना, उसका जो है क्या कहते हैं विषय था, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, CO2 को कम करना। अब देखिए, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम कब गिराया गया था? आपको पता है दोस्तों कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को माफी चाहूंगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्या किया गया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। तो यहीं पर मैं बता रहा हूँ कि हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त को बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय और वो बना था यूरेनियम से बना था। और जो 9 अगस्त को हुआ था वो फैट बॉय था और वो 9 अगस्त को गिराया गया था। तो इतना याद रख कि हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर फैट बॉय नामक परमाणु बम कब गिराया गया था? ये गिराया गया था आपका 9 अगस्त 1945 को। सुगारू जल संधि जो कि जापान में है, किस किस को जोड़ती है? तो जापान सागर और प्रशांत महासागर को ये सुगारू जल संधि जोड़ती है, जिसके समुद्र के अंदर से ट्रेन चलती है। कांटी मैदान किस देश में है? तो ये जापान में ही है, कांटी घास का मैदान। जापान में फुकुशिमा बिजली घर दुर्घटना कब हुई? 12 मार्च 2011 को। देखिए, 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ? वहाँ पर परमाणु बम गिरा ना,
और 12 मार्च 2011 को एक और दुर्घटना होगी विचारों में। देखिए अंतोलिया का पठार कहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है, तुर्की में है। बास्पोरस जल संधि किस किस को जोड़ती है, तो बास्पोरस जल संधि हमारी काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। एशिया और यूरोप को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो वो बास्पोरस जल संधि अलग करती है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों, बताओ जरा। गोबी का मरुस्थल हमारा चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। अगर ऑप्शन में मंगोलिया और चीन में से कोई एक है तो मंगोलिया कर दीजिएगा। अगर चीन और मंगोलिया दोनों हो, मतलब कि फिर ऑप्शन में अगर ए तथा बी हो तो ए तथा बी को करके आइएगा। अगर चीन भी हो मंगोलिया भी हो, ऑप्शन नंबर सी में कुछ अलग हो, डी में कुछ अलग हो, तो मंगोलिया को ही आप सही करके आएंगे। मध्य एशिया का एकमात्र देश जहां ईसाई अधिक है, मध्य एशिया में सेंट्रल एशिया में दोस्तों हमारे 5 देश आते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश आते हैं। नहीं माफ़ कीजिएगा, मध्य एशिया इसमें आते हैं सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, है ना, मध्य एशिया। बाकी इसका एकमात्र देश है जहाँ ईसाई अधिक है तो वो है हमारे लेबनान। वह एकमात्र देश जिसने अभी तक अपना क्षेत्रफल नहीं बताया, तो इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसने अभी तक अपना क्षेत्रफल नहीं बताया। इसका मानना है कि जो है अभी हमारी कोई सीमा निश्चित ही नहीं है, हम अपना विस्तार कर रहे हैं। चलिए, जेरूसलम किस धर्म का पवित्र स्थल है, तो ये 3 धर्मों का जेरूसलम एक पवित्र स्थल है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, याद रखिएगा। बाबा अलमनदेव जल संधि किस किस को जोड़ती है, तो बाबा अलमनदेव जल संधि हमारी लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। एशिया तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो ये बाबा अलमनदेव जल संधि, बाबा अलमनदेव या अलमनदेव जो भी आप कहें ये जल संधि एशिया तथा अफ्रीका को एक दूसरे से अलग करती है। दश्तेलूट मरुस्थल कहाँ पर है, दश्तेलूट मरुस्थल हमारा ईरान में है। मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था, तो मेसोपोटामिया हमारा इराक का प्राचीन नाम था। स्टेपी मरुस्थल कहाँ है, तो स्टेपी मरुस्थल हमारा कजाकिस्तान में है। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप में हमारा अभी तक एक भी मरुस्थल नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैंडिनेवियाई देश में कितने देश आते हैं, तो स्कैंडिनेवियाई देश में हमारे 4 देश आते हैं। कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। और जो डेनमार्क है इसे कभी कभी स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन वैसे किया जाता है। ये आइए देखिए, मध्यरात्रि का सूरज किस देश को कहा जाता है, तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे में कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो नॉर्वे में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हमारा ग्रीनलैंड है, जो कि भौगोलिक रूप से दोस्तों क्या है, इस उत्तर अमेरिका में आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप में आता है। और इस पर किसने अधिकार किया है, ब्रिटेन का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। देखिए आगे देखते हैं कि माफ कीजिएगा, डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में आता है और राजनीतिक रूप से यूरोप में आता है। कौन, ग्रीनलैंड। कोपनहेगन संग्रहालय जो पुरातात्विक के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है। कोपनहेगन राजधानी किसकी है, डेनमार्क की। और डेनमार्क में जो है एक संग्रहालय है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय आप कह सकते हैं, पुरातात्विक, हाँ, पुरातात्विक शास्त्र या पुरातात्विक विज्ञान का जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, कोपनहेगन में। और ये इसकी राजधानी, किसकी राजधानी है, डेनमार्क की राजधानी है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। कोपनहेगन संग्रहालय जो पुरातात्विक के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है कहाँ पर है, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो पुरातात्विक के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, राष्ट्रीय की बात है ना, राष्ट्र मतलब भारत की, तो वो भोपाल में, और इसका नाम इंदिरा गांधी संग्रहालय है। और ये देखो दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो आता है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारा संस्कृति, कल्चरल मंत्रालय के अंतर्गत, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसको भी याद रखिएगा। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, और नहरों का देश हमारा पाकिस्तान को कहा जाता है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो पीछे वाली वीडियो देखकर आइएगा। कौन सी रेखा फिनलैंड और रूस को अलग करती है, तो मेनरहीन रेखा जो कि 1917 में खींची गई थी, रूस और फिनलैंड को अलग करती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी ने जैसे ही 1939 में पोलैंड पर अधिकार किया तो कौन सा युद्ध प्रारंभ हो गया, तो दोस्तों ये हो गया द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इसके पीछे कौन सा रीजन है, राजकुमार को मारा था, मतलब ये जब आप वर्ल्ड मैप पढ़ोगे ना तो आपको कहानी याद रहेगी। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहीं से कंप्लीट करवा देंगे। आगे देखते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस नदी के किनारे स्थित है, ये जर्मनी में राइन नदी के किनारे हमारा कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम हमारी कील नहर करती है। दोस्तों कौन सी नहर करती है, कील नहर करती है।
ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मान के चल सकते हैं कि मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। इन्हें क्रांति की जननी, भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। तो जर्मनी के स्टुटगार्ड एक शहर है जर्मनी में, वहाँ पर उन्होंने 1907 में पहली बार विदेश में भारतीय तिरंगा फहराया था। तो भारतीय क्रांति की जननी किसे माना गया है, तो वो मैडम भिखाजी कामा को माना गया है। यूरोप का अखाड़ा या कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ द यूरोप या यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। तो ये आया कि नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है हमारा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। वाटरलू का मैदान कहाँ है, तो ये बेल्जियम में ही है, युद्ध का मैदान है वाटरलू एक। किस देश का पुराना नाम हॉलैंड था दोस्तों, तो वो हमारा नीदरलैंड का था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, देखो दोस्तों यूएनओ को, हमारे यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1945 को ये एस्टेब्लिश हुआ। इसके 6 अंग है या 5 है, इतनी मुझे याद नहीं है, लेकिन 6 अंग है जिनमें से एक जो अंग है ना वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है दोस्तों, 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 साल का होता है। और ये क्या होते हैं, हर 3 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य इसके। नीदरलैंड की राजधानी हेग में इसका क्या है, मुख्यालय है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी आज के लिए हम 110 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। 60 के बाद हमने 50 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं, क्योंकि टाइम को भी आपके बचाना है और मुझे भी अपने टाइम को बचाना है। मैं तो बेला ही हूँ, लेकिन आप लोग जो हैं दोस्तों बहुत ही बिजी पर्सन हैं, आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं दिन से शाम तक। तो इसी के साथ आगे फिर 192 क्वेश्चन है ना, 192 में अब आपके 82 क्वेश्चन पेंडिंग है, जिनको हम शाम तक डिस्कस कर देंगे, शाम तक या कल तक डिस्कस कर देंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना हो सके पढ़िएगा पढ़िएगा पढ़िएगा, इन क्वेश्चनों को जितना हो सके पढ़िएगा, वरना बाद में पछताओगे दोस्तों। क्या करोगे, बाद में पछताना पड़ेगा, मेरे पास फिर आना पड़ेगा और मैं उस टाइम PDF नहीं दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ PDF के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।